हेलो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलन मनहुआ के चैप्टर 334 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग अपनी राय व्यक्त करने लगे। वे इस बात से सहमत थे कि अगर गू चेंग वास्तव में डेमोनिक आर्ट्स का उत्तराधिकारी होता तो वह कभी इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाता। उनमें से एक ने कहा कि उसकी नजर में इस पूरे मामले के पीछे कोई और ही छिपकर खेल खेल रहा था। दूसरा व्यक्ति हल्के से सिर हिलाते हुए बोला कि चाहे किसी भी तरह देखा जाए, यह सब उन चालाक लोगों की साजिश लगती है जो परछाइयों में छिपकर योजनाएं बना रहे थे। एंशिएंट बुद्ध चांद पूरे समय चुप रहा। उसने केवल अपनी आंखें संकरी कर लीं और आसपास मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाओं को शांत भाव से देखता रहा। तभी भीड़ के पीछे खड़ा काले वस्त्रों वाला डाओइस्ट अचानक आगे इशारा करते हुए बोला कि गुचेंग ये साबित नहीं कर सकता कि उसने बुद्ध हडसन को मारने के लिए किसी को नहीं भेजा था। क्या वह कर सकता है? युन श्याओ वैली का डाओ अचीवर अपनी बाहें मोड़कर सहमति जताते हुए बोला कि सचमुच गुचेंग आखिर कैसे साबित करेगा कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। यह सुनकर गुचेंग ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं और शांत स्वर में पूछा कि फिर क्या वे यह साबित करने वाले हैं कि वह इसमें शामिल था? उसने कहा कि कम से कम उनके पास कोई एक सबूत तो होना चाहिए, चाहे वह कोई गवाह हो या कोई भौतिक प्रमाण। लेकिन तभी पीछे से एक शक्तिशाली औरा अचानक प्रकट हुआ। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट आसमान से उतरता हुआ दिखाई दिया। वह शांति से हवा में मंडरा रहा था जबकि उसकी नजर वहां मौजूद भीड़ पर घूम रही थी। उसने कहा कि उसकी राय में इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उस स्थान पर जाएं जहां बुद्धाजसन की मृत्यु हुई थी और देखें कि वहां अब भी कोई सुराग मौजूद है या नहीं। उसने तीखे स्वर में जोड़ा कि यह उसके प्रिय शिष्य के बारे में बेबुनियाद और जंगली अटकलें लगाने से कहीं अधिक उपयोगी होगा। तुरंत ही भीड़ में किसी ने उत्साह से कहा कि ट्रू इमॉर्टल वापस आ गया है। गुचेंग ने जैसे ही उसे देखा वह तुरंत अपने मास्टर को पुकार उठा। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट हल्का सा मुस्कुराया और गुचेंग से अपने साथ आने को कहा। उसने बताया कि अभी भी कुछ बातें थीं जिन पर उसे उससे चर्चा करनी थी। गुचेंग ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और सम्मान पूर्वक बोला, जी मास्टर। दूसरी ओर एक आंख वाला बूढ़ा डाओइस्ट चुपचाप अपनी दाढ़ी सहला रहा था जबकि वह ट्रांसमिशन के माध्यम से बात कर रहा था। उसने कहा कि यह गुचेंग निश्चित रूप से साफ नहीं था, लेकिन चूंकि एंशिएंट रीइंकार्नेशन का ट्रू इमॉर्टल उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ था, इसलिए फिलहाल उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अपनी एकमात्र आंख को थोड़ा संकरा करते हुए उसने मन ही मन सोचा कि गुचेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब तक इस युवक को समाप्त नहीं किया जाता वह चैन से नहीं बैठ सकता था। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें और अधिक डाओइस्ट फैक्शंस को अपने साथ मिलाना होगा। उधर गुचेंग और एंशिएंट हेवनली वेनेरेट साथ साथ एक शांत मार्ग से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने कहा कि इटर्नल ओवरकास्ट का मामला पूरी तरह समाप्त होने के बाद अपर रियलम आखिरकार शांति के एक दौर का आनंद ले सकेगा। गुचेंग ने सम्मान और प्रशंसा के साथ उत्तर दिया कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके मास्टर की पावर इतनी भयानक होगी। उसने कहा कि उस आपदा ने अपर रियलम की अनगिनत फैक्शंस को पूरी तरह असहाय बना दिया था, फिर भी उसके मास्टर ने केवल हाथ हिलाकर ही उसे समाप्त कर दिया। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट हल्का सा मुस्कुराया और विनम्रता से बोला कि इसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी थी। गुचेंग ने हल्का सा झुककर उन्हें बधाई दी। उसने कहा कि अब अधिक समय नहीं लगेगा जब उसके मास्टर की प्रतिष्ठा पूरे अपर रियलम में बिल्कुल बेजोड़ हो जाएगी। उस समय एक ही पुकार पूरे 8 वेस्टलैंड्स में गूंज उठेगी, इतनी शक्तिशाली कि पर्वत हिल जाएं और समुद्र उलट जाएं। यह सुनकर एंशिएंट हेवनली वेनेरेट धीरे से हंसा। उसने कहा कि अनगिनत युगों के बाद उसने सचमुच कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे गुचेंग जैसा कोई मिलेगा। उसने कहा कि गुचेंग एक अत्यंत संतोषजनक शिष्य था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ गुचेंग के कंधे पर रखा और असामान्य ईमानदारी के साथ बोला कि सच कहें तो उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। अपनी विरासत का टोकन छोड़ने के अलावा उसने वास्तव में गुचेंग को बहुत कुछ नहीं सिखाया था। उसने आगे कहा कि यद्यपि उनके बीच मास्टर एंड डिसिप्लिन का संबंध था, लेकिन एक सच्चे मास्टर डिसिपल रिश्ते का बंधन अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। उसके होंठों पर एक सूक्ष्म और समझ से परे मुस्कान उभरी और वह कहने ही वाला था क्यों ना वे, लेकिन तुरंत खुद को सुधार लिया। इसके बजाय उसने कहा कि वह गुचेंग को उस आश्रम में ले जाएगा जहां वह कभी कल्टीवेशन किया करता था। उसने समझाया कि उसके जीवन भर संचित किए गए जेड स्लिप्स, इमॉर्टल्स के अवशेष और अनेक प्राचीन ट्रेजर्स सब वहीं सुरक्षित रखे गए थे। यह सुनते ही गुचेंग के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने आश्चर्य से कहा कि उसके मास्टर के पास अब भी एक आश्रम मौजूद है। उसने इसे शानदार समाचार बताते हुए स्वीकार किया कि वह लंबे समय से अपने मास्टर की विरासत प्राप्त करने का सपना देख रहा था। फिर उसने उत्सुकता से पूछा कि वह हर्मिटेज आखिर स्थित कहाँ है। ये शब्द सुनते ही एंशिएंट हेवनली वेनेरेट मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने सोचा कि जैसे ही गुचेंग ने अवसर के बारे में सुना वह तुरंत उसे हासिल करने के लिए उत्सुक हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, चाहे कोई नश्वर हो या कल्टीवेटर, कोई भी ग्रीड के जाल से पूरी तरह नहीं बचता था। बाहरी रूप से हालांकि एंशिएंट हेवनली वेनेरेट शांत ही रहा। उसने गुचेंग से कहा कि आश्रम यहाँ से बहुत दूर नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने में फिर भी कुछ समय लगेगा। फिर उसने जोड़ा कि गुचेंग की शादी भी निकट आ रही थी, इसलिए शायद उन्हें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गुचेंग ने तुरंत उत्तर दिया कि
शादी कोई जरूरी बात नहीं थी। उसकी राय में कल्टीवेशन की दुनिया में मास्टर डिसिपल का बंधन कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उसने विश्वास के साथ कहा कि उसकी पत्नी ऐसे मामलों को समझती थी और निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं करेगी। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ सहमत हो गया। उसने कहा कि पहले वे यहाँ के मामलों को निपटाएंगे और जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तब अगले दिन साथ में प्रस्थान करेंगे। दृश्य बदलकर उस आंगन में पहुंचता है जहां गुशियान एयर स्पष्ट रूप से उबी हुई बैठी थी। उसके चेहरे पर किसी भी चीज में विशेष रुचि दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक उसने पूछा, क्या तुम्हारा अपना कोर्टयार्ड नहीं है? पास ही खड़ा काले वस्त्रों वाला व्यक्ति हल्का सा झुका और सिक्स्थ क्राउन प्रिंस को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया। जवाब में सिक्स्थ क्राउन प्रिंस ने सहज भाव से कहा कि उसके सामने इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। उसी कोर्टयार्ड के दूसरे हिस्से में यान शरारती मुस्कान के साथ गुशियान एयर की ओर मुड़ी और बोली कि उसे यहाँ अकेले रहते रहते बहुत बोरियत हो रही होगी। फिर उसने गर्मजोशी से कहा कि वे लोग तो बस उसका मन बहलाने और उसे कंपनी देने के लिए आए थे। इस बीच कोर्टयार्ड के दूसरी ओर प्रिंसेस लूसीन और हेवनली फीनिक्स लेडी आपस में धीमी आवाज में अपनी ही चर्चा में व्यस्त थीं। तभी गुचेंग आंगन में प्रवेश करता है। चारों ओर नजर डालते ही उसके चेहरे पर हल्की हैरानी भरी मुस्कान उभर आती है और वह कहता है कि सभी लोग पहले से ही यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। वह आगे कहता है कि इससे उसे सबको अलग अलग ढूंढने की परेशानी से बचत हो गई। जैसे ही सभी की नजर उस पर पड़ती है वे तुरंत खड़े होकर सम्मान पूर्वक झुकते हैं और एक साथ उसे ब्रदर गु कहकर अभिवादन करते हैं। हालांकि गुशियान एयर उसकी ओर देखते हुए पूछती है कि वह भी यहाँ क्यों आया है। गुचेंग धीरे धीरे समूह के पास पहुंचता है और अपने हाथ में पहले से तैयार किए गए इनविटेशन लेटर्स निकालता है। शांत स्वर में वह सबको बताता है कि उसकी शादी का समय नजदीक आ चुका है और वह विनम्रता पूर्वक उन्हें उसमें शामिल होने का इन्विटेशन देता है। यह सुनते ही सभी उत्साहपूर्वक इन्विटेशन स्वीकार करते हैं और तुरंत उसे बधाई देने लगते हैं। प्रिंसेस लूजेन भी अपना इन्विटेशन ले लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पत्र पर पड़ती है उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन उभर आती है। इसे देखकर गुचेंग उसकी ओर देखता है और पूछता है कि क्या बात। प्रिंसेस लूजेन तुरंत खुद को संभाल लेती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ। फिर वह भी उसे शुभकामनाएं देती है। जब गुचेंग यान को उसका इन्विटेशन देता है तब वह गुसिनर की ओर मुड़कर पूछता है कि वह इतनी चुप क्यों हो गई है। वह कहता है कि यह व्यवहार बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। गुसिनर केवल इतना जवाब देती है कि वह पहले से ही इसका कारण जानता है। यह सुनकर गुचेंग धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता है और बताता है कि वह अगले दिन डिवाइन सिटी छोड़कर चला जाएगा। वह समझाता है कि बहुत से लोग उससे नफरत करते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि वह भी वहां न रुके। गुसिनर हल्के से सिर हिलाती है और कहती है कि कोई बात नहीं। वह बताती है कि वह सिस्टर मिंकांग के पास जाएगी और शादी की तैयारियों में उसकी मदद करेगी। अगले दिन गुचेंग और एंशिएंट हेवनली वेनेरेट अनंत वॉइड के भीतर साथ यात्रा करते हैं और धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाते हैं। यात्रा के दौरान गुचेंग स्वीकार करता है कि वह वास्तव में काफी उत्सुक है। वह पूछता है कि उसके मास्टर ने अपना आश्रम अपर रियलम से इतना दूर क्यों स्थापित किया। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट शांत स्वर में उत्तर देता है कि वह स्वयं भी निश्चित नहीं था कि उसके युग के मित्र और शत्रु वर्तमान समय तक जीवित बचे हैं या नहीं। वह कहता है कि मुख्य कारण यह था कि वह अपर रियलम के केंद्रीय क्षेत्र से दूर रहना चाहता था। आखिर यदि कोई उसके सिक्लूडेड कल्टीवेशन के दौरान उसके आश्रम का पता लगा लेता तो उसके असैसिनेशन का खतरा हमेशा बना रहता। गुचेंग चुप रहता है, लेकिन उसके मन में विचार उमड़ने लगते हैं। वह सोचता है कि एंशिएंट रीइंकार्नेशन सुप्रीम बीइंग अवश्य ही किसी विशाल योजना पर काम कर रहा होगा, अन्यथा इतना सुनसान और अलग थलग स्थान हर्मिटेज के लिए चुनने का कोई कारण नहीं था। उनके आसपास के यूनिवर्स अत्यंत प्राचीन थे और अपर रियलम के केंद्रीय क्षेत्रों से इतने दूर स्थित थे कि उनका उससे हर प्रकार का संबंध टूट चुका था। लेकिन तभी गुचेंग के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल जाती है। मन ही मन वह कहता है कि यह तो कितना दिलचस्प संयोग है। आखिरकार दोनों रुक जाते हैं। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट शांत स्वर में कहता है कि वे पहुंच चुके हैं। वह सामने मौजूद यूनिवर्स की ओर इशारा करके बताता है कि यही उसका आश्रम है। गुचेंग चारों ओर नजर दौड़ाता है और सोचते हुए कहता है कि जिन प्राचीन संसारों से वे पहले गुजरे थे उनकी तुलना में यह स्थान कहीं अधिक जीवन और जीवन से भरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इसकी फाउंडेशन बहुत कमजोर है। वह कहता है कि संभवतः यह अब एक भी सच्चे डायोस्ट के जन्म को सहन नहीं कर सकता। थोड़ी देर रुककर वह दूसरी संभावना भी रखता है, शायद यह पहले कर सकता था। फिर एंशिएंट हेवनली वेनेरेट की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए वह अपनी बात पूरी करता है और कहता है कि शायद इसे पहले ही किसी ने हार्वेस्ट कर लिया है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट समझाता है कि ये यूनिवर्स अपर रियलम के केंद्र से अत्यधिक दूर स्थित है। इसी कारण समय के साथ उनकी कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस और ग्रेट डेयो की समझ धीरे धीरे खोती चली गई। इसके बाद वो और समय बर्बाद नहीं करता और सीधे गुचेंग से कहता है कि उसके साथ चले, लेकिन गुचेंग तुरंत उसकी बात नहीं मानता। वह सीधे वॉइड में प्रवेश कर जाता है और सहजता से कहता है कि जब वे यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा इधर उधर देख लेना बुरा नहीं होगा। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट हल्के से दांत भींचता है और उसे आवाज लगाता है। दृश्य बदल जाता है। विदेशी कल्टीवेटर्स का एक समूह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा था। उनके बीच मौजूद एक महिला कल्टीवेटर ऊंची आवाज में सबको पुकारती है कि इमॉर्टल गेट की रक्षा कर रहे मॉन्स्टर को मार डालो। वह चिल्लाकर कहती है कि जैसे ही वह क्रिएचर मारा जाएगा
जाएगा, इमोर्टल गेट खुल जाएगा और इमोर्टैलिटी का मार्ग उनके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता भयावह थी। उनके सामने एक विशाल 3 सिरों वाला मॉन्स्टर खड़ा था जो एक एक करके कल्टीवेटर्स का बेरहमी से संहार कर रहा था। इस पूरे दृश्य को गुचेंग मनोरंजन भरी हैरानी के साथ देख रहा था। उसी समय एंशिएंट हेवनली वेनेरेट वॉइड से निकलकर उसके पीछे प्रकट होता है और तीखे स्वर में पूछता है कि उसे वहां भाग जाने की अनुमति किसने दी थी। लेकिन गुचेंग पूरी तरह शांत रहता है। सीधे उत्तर देने के बजाय वह पूछता है कि आखिर कब से इमॉर्टैलिटी तक पहुंचने के रहस्य इतने दूरस्थ यूनिवर्स में फैलने लगे। फिर वह कहता है कि यह पूरा मामला स्पष्ट रूप से एक झूठ है जिसका उद्देश्य कल्टिवेटर्स को इमॉर्टैलिटी के लालच में अपनी जान गंवाने के लिए फंसाना है। वे एक एक करके स्वेच्छा से शेर की माद में प्रवेश कर रहे थे। रक्तपात को देखते हुए गुचेंग मन ही मन सोचता है कि आखिर इमॉर्टैलिटी का यह रहस्य इस यूनिवर्स में फैला कैसे। फिर वह एंशिएंट हेवनली वेनेरेट की ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है कि यह मॉन्स्टर वास्तव में इमॉर्टल गेट का गार्डियन है। यह क्रिएचर इस यूनिवर्स के सच्चे डाओइस्ट्स को खाकर किसी छिपे हुए व्यक्ति को पोषण प्रदान कर रहा है। उसकी आंखों में अर्थपूर्ण चमक उभरती है और वह पूछता है, क्या आप भी ऐसा ही नहीं सोचते मास्टर? एंशिएंट हेवनली वेनेरेट हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देता है, प्रिय डिसाइपल, इस संसार की हर बात जानना आवश्यक नहीं होता। फिर उसकी निगाह और गहरी हो जाती है। वह पूछता है कि क्या गुचेंग जानता है कि वह उसे यहाँ क्यों लाया था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक दुष्ट मुस्कान फैल जाती है और वह अपना वास्तविक उद्देश्य प्रकट कर देता है। वह खुलेआम घोषणा करता है कि वह उसे निगल जाना चाहता है। लेकिन लगभग उसी पागलपन का प्रतिबिंब गुचेंग के चेहरे पर भी उभर आता है। एक समान उन्मादी मुस्कान के साथ वह शांत स्वर में जवाब देता है, मेरी भी यही इच्छा है। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट स्पष्ट रूप से चौंक जाता है। गुचेंग को घूरते हुए वह सोचता है कि क्या उसके शिष्य को शुरू से ही उसके इरादों का पता था। वह पूछता है कि क्या गुचेंग पूरे समय उसके खिलाफ योजना बना रहा था और आखिर उसने उस पर शक करना कब शुरू किया। लेकिन गुचेंग पूरी तरह संयत रहता है। वह कहता है कि उसे केवल यह जानने की उत्सुकता थी कि उसका मास्टर आखिर कौन से रहस्य छिपा रहा है। फिर गुचेंग समझाता है कि जिस दिन एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने उसे इटर्नल ओवरकास्ट सोर्स का वह फ्रेगमेंट दिया था, उसी दिन उसने इस परिणाम की संभावना देख ली थी। बस एक चीज जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी वह यह थी कि उसका मास्टर स्वयं उसे ऐसा अवसर प्रदान करेगा। यह सुनते ही एंशिएंट हेवनली वेनेरेट के विचार तेजी से दौड़ने लगते हैं। वह सोचता है कि क्या गुचेंग ने गुप्त रूप से कोई कूनर्डिनेट्स छोड़ दिए थे। वह यह भी सोचता है कि शायद गु फैमिली के कितने एंसेस्टर्स को यहाँ भेजा गया होगा। लेकिन जितना अधिक वह सोचता है उतना ही यह बात निरर्थक लगती है। पूरे सफर के दौरान उसने गुचेंग पर कड़ी निगरानी रखी थी। उसके पास पर्दे के पीछे कोई व्यवस्था करने का अवसर ही नहीं होना चाहिए था। हालांकि गुचेंग शांत स्वर में उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहां गु फैमिली का एक भी एंसेस्टर मौजूद नहीं था। वहां केवल वे दोनों थे। यह सुनकर एंशिएंट हेवनली वेनेरेट राहत की सांस छोड़ता है और कहता है कि अच्छा हुआ गु फैमिली के एंसेस्टर्स नहीं आए। लेकिन अगले ही क्षण उसके शरीर से भयावह रची विस्फोटित हो उठती है। उसका भयानक दबाव पूरे क्षेत्र को भर देता है और वह पूछता है कि सब कुछ जानने के बावजूद गुचेंग इतना शांत कैसे रह सकता है। वह घोषणा करता है कि गुचेंग इमॉर्टल रियलम की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता। गुचेंग केवल इतना कहता है कि उसका मास्टर अनगिनत युगों तक जीवित रहा है। इतनी शक्ति और अनुभव रखने वाला व्यक्ति कैसे मान सकता है कि वह बिना किसी सहारे के अकेले उसका सामना करने की हिम्मत करेगा। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट अपनी आंखें संकरी कर लेता है और पूछता है कि क्या गुचेंग सचमुच सोचता था कि उसने सब कुछ अच्छी तरह छिपा लिया है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और वह कहता है कि जिस क्षण लोगों ने उस पर संदेह करना शुरू किया था उसी क्षण उसने भी उस संदेह को महसूस कर लिया था। इसी कारण उसे हमेशा गुचेंग के बारे में कुछ अजीब लगता था। फिर अचानक उसके चेहरे पर समझ का भाव उभर आता है, डेमोनिक आर्ट्स। लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। वह इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कहता है, अगर गुचेंग सचमुच डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर भी है तो क्या हुआ? आखिरकार वह केवल निर्वाण रीलम का एक कल्टिवेटर ही तो है। लेकिन गुचेंग शांतिपूर्वक सिर हिलाता है और कहता है कि उसके मास्टर ने सब कुछ गलत समझा है। वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वह डेमोनिक आर्ट्स का सक्सेसर नहीं है। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं उसके शरीर से अचानक भयावह डेमोनिक एनर्जी फूट पड़ती है। ऑन द राइट गाइज, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।